जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, वर्तमान समय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, विवेक भसीन। विवेक भसीन वर्तमान समय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ हो रही बार्क की, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है, तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक कौन थे इसके, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे। स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में इसका स्थापना हुआ था। और अभी अब आपको बताएं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो विवेक भसीन इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस अधिनियम के तहत भारत में लोकपाल की नियुक्ति होती है। किस अधिनियम के तहत भारत में लोकपाल की नियुक्ति होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत। इस कानून के तहत लोकपाल केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर नियुक्त की जाती है। पहले लोकपाल कौन थे, तो पहले लोकपाल जो थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे, जो 2019 में बने। वर्तमान समय में जो लोकपाल है हमारे देश के, वो है श्री अजय माणिकराव खनविलकर वर्तमान समय में हमारे देश के लोकायुक्त हैं, लोकपाल हैं। लोकायुक्त जो होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए महासागर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। अभी आपसे पूछा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो प्रशांत महासागर। एक आपसे पूछता है पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा, तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है वह भी प्रशांत महासागर। सबसे गहरा स्थल इसका कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है। सबसे गर्म महासागर कौन सा है, तो सबसे गर्म महासागर जो हिंद महासागर है। सबसे ठंडा महासागर कौन सा, तो सबसे ठंडा महासागर जो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, यह भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर। विश्व व्यापार में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा, तो अटलांटिक महासागर। सागर रत्न किसे कहा जाता है, तो सागर रत्न जो कहा जाता है वह हिंद महासागर को कहा जाता है। तो यह सब एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे बोलते हैं ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 1982 में। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पाराऊर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में पहली बार सभी चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। ईवीएम की मदद से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था। भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए 1861 में। भारत में पहला कागजी नोट 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह नोट 100 रुपए का था और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। 1917 में पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया गया। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, या बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सभी नोटों पर जैसे 10, 100, 200, 500 और 2000 के नोट पर जो होता है वह जो होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। अभी ये चर्चा में भी रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, खज्जियार हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में स्थित खज्जियार को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने इसे यह उपनाम दिया। यह हरियाली से भरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो स्विट्जरलैंड जैसा प्रतीत होता है। बात कर रही हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है शिमला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं।
शिमला और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत 78वीं ईस्वी में राजा कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ या चैत्र मास से शुरू होता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे जिनमें अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहला उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। सबसे नया उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश का 2019 में स्थापित, आंध्र प्रदेश 2019 में स्थापित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। बात क्या हुई उच्च न्यायालय की, तो यहाँ 25 उच्च न्यायालय, तो राज्यों की भी ध्यान रखिए। वर्तमान समय में हमारे देश में जो राज्यों की संख्या है वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है यह भी बता दीजिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बाकी दिया ऑप्शन में अमेजन नदी, तो अमेजन नदी जो है सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ऑप्शन में दिया गंगा, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। और यांगजे नदी जो है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी पर बना। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई। यह प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई थी वह 2019 से हुई। 2019 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में थी। पहला जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने जीता था। किसे हराया था, तो भारत को हराया था। दूसरा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ 2023 में वह हुआ था जो है या जो होता है वह होता है इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। और इसमें जो भारत भी विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। और 2025 का जो WTC था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और साउथ अफ्रीका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और पहला जो हुआ था वर्ल्ड WTC चैंपियनशिप वह 2021 में खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा, भारत उप विजेता रहा। तो भारत 2021 और 2023 में उप विजेता रहा WTC का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी लिखी थी। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी लिखी थी आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, जहांगीर ने। जहांगीर जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 का। तो 1605 से लेकर 1627 तक इसका शासनकाल रहा। तुज़ुक-ए-जहांगीरी फारसी में इसने लिखी थी। अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी फारसी में लिखी थी। उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। उनकी पत्नी नूरजहां शासन में बड़ा प्रभाव था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, डी उदय कुमार ने।
रुपए का प्रतीक 2010 में अपनाया गया। इसे डी उदय कुमार जो कि IIT गुवाहाटी से है ने डिजाइन किया। इसमें देवनागरी से रा और रोमन से आर का संयोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को अभी गलत कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, हुबली रेलवे स्टेशन जो है, हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना है इसका प्लेटफॉर्म जो है? 1507 मीटर इसकी लंबाई। कितनी है? तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है। पहले गोरखपुर का था जिसकी लंबाई जो थी वह थी 1366 मीटर, 1366 मीटर इसकी लंबाई थी। और जो हुबली रेलवे स्टेशन की लंबाई है वह 1507 मीटर है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का, वो हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली श्रीमती नल्ली सेन गुप्ता थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1933 ईस्वी में अध्यक्षता की थी इन्होंने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह भी पूछ लेते। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनी है। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित। चलिए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जान लेते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जिस कर्नाटक में राज्य में, इसकी स्थापना 1974 में हुई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार राज्य में, इसकी राजधानी पटना है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में है। और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, चोल के समय में। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेख में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र का नाम, दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, इसमें क्या क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें जो शामिल है वह है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवा आदि। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कर्मियों को लाल कॉलर कर्मी कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र के कर्मियों को ब्लू कॉलर कर्मी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के कर्मियों को सफेद कॉलर कर्मी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, अहमदाबाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, टेनिस में किया जाता है। डबल फाइट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित चलिए महत्वपूर्ण शब्दावली बताते हैं। तो वॉलीबॉल खेल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वली पास, फोर्ट आर्म पास, सर्विस हुक, ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली हैं। स्नूकर खेल से संबंधित जो शब्दावली वो बेज, बाल, ब्लैक बॉल, ब्रेक, ब्रिज, सेंचुरी, चाक आदि ये स्नूकर खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल से संबंधित बात करें प्रमुख शब्दावली की तो रेडर, रेड, स्ट्रगल, सक्सेसफुल रेड, कॉन्ट, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट, ये कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से हवा की नमी को किसमें मापा जाता है? इनमें से हवा की नमी को किसमें मापा जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है हाइग्रोमीटर को। हवा की नमी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। माइक्रोमीटर से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात किया जा सकता है। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। किलोस्कोप से टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखा जाता है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर उपस्थित तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। फैदोमीटर इंपॉर्टेंट है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्र नदी किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपापंथी नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है विजयनगर। हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासकों संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु वंश के शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर की सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलुब वंश के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों से अवगत कराने हेतु मूक नायक अखबार 31 जनवरी 1920 को, बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को तथा जनता वर्ष 1930 में स्थापित किए। तो इनके जो अखबार थे 3 मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, यह भीमराव अंबेडकर से संबंधित इनके अखबार थे। जनता अखबार को ही बाद में प्रबुद्ध भारत अखबार के रूप में प्रचलित किया गया। तो जनता अखबार ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश काल इन इंडिया है, और ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है, जो ऑप्शन दिया, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी इन ब्रिटिश काल इन इंडिया, या इनकी पुस्तक। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम गुलामगिरी, या भी ध्यान रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसे दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। तो पूछ लेता दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वें अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करते हुए इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका और संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं? देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। देश के दिल्ली,
कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली ये शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सड़कें 6 लेन वाली राजमार्गों द्वारा जोड़ी जाएगी। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह राजमार्ग परियोजना के निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को प्रदत्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिशा कारक होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिशा कारक होता है, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिगेला। सिगेला बैक्टीरिया पेचिशा कारक होता है। बैक्टीरिया के जनक ल्यूइनहॉक थे। सिगेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। पेचिश अक्सर दूषित भोजन या जल के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है यह आपसे पूछा है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वह नाइट्रोजन गैस है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78% है। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन है जिसकी प्रतिशत मात्रा 21% है, यह हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद आर्गन है जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.93% है। उसके बाद आपका CO2 है जो कि 0.04% पाया जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग अत्यधिक प्रभावी है या। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या जरूर बताइएगा। और हाँ चलिए, आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका रिप्लाई आपको जरूर करना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।